के द्वारा। ऋग्वैदिक दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आसान सा जवाब दे दीजिए, पुरुषनी, जो कि आधुनिक रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी या पुरुषनी नदी, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और ये युद्ध जो है ना, दशराग युद्ध, ऋग्वेद में वर्णित है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें वर्णन किया गया है। और ये युद्ध जो है ना, भरत जनजाति के राजा सुदास थे, सुदास नाम था उनका। ये किस भरत वंश के राजा थे, राजा सुदास। इनकी और 10 अन्य जनजाति यानी 5 आर्य थे और 5 अनार्य, 5 आर्य थे प्लस 5 अनार्य, इनके बीच ही लड़ा गया था। ठीक है, ये दशराग युद्ध। और इस युद्ध में क्या कौन जीता था? राजा सुदास का विजय हुआ था और ये सारे बंदे यहाँ पर हार गए थे। और भारत में भरत जनजाति का प्रभुत्व यहीं से स्थापित होता है, भरत जनजाति का। ठीक है, जिनके राजा सुदास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का सोर्स क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ आर्य सत्य, विकल्प डी राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया है 4 सत्य, जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। चौथा आर्य सत्य ये है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब कि जो दुख को समाप्त करने का मार्ग बताएगा। और यही जो है अष्टांगिक मार्ग में भी बताया गया है। और अष्टांगिक मार्ग में क्या है? 8 तत्व शामिल है। 8 तत्व कौन सा? तो मैंने पिछले कई टेस्ट में ऐसा आया है प्रश्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी यानी कि चालीसा समूह का दमन किसने किया था? चहलगानी जो है ये बलबन द्वारा दमन किया गया था। तुर्काने चहलगानी चालीसा, जो 40 शक्तिशाली तुर्की सरदार का एक समूह हुआ करता था, जिसका गठन सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी सहायता के लिए किया था। इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है और यह समूह बहुत शक्तिशाली हो गया था, सुल्तान बनाने और हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। और यही जाकर के रजिया को भी फिर चारित्र खनन करके रजिया को गद्दी से हटवाया था। रजिया का कार्यकाल 4 साल का ही रह गया था, खैर पूरा 4 साल नहीं था, 3 साल 6 महीने 11 दिन का था। और बलबन जो था स्वयं इस समूह का सदस्य हुआ करता था उस समय। सुल्तान बना, उसके बाद सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए इसी समूह की शक्ति ने इसको कुचल दिया। यहीं से चहलगानी जैसा चीज जो है यहीं से खत्म हो जाता है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टदिग्गज जो तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि का एक समूह हुआ करता था। ठीक है, और ये समूह में कौन कौन शामिल थे आप लोग कमेंट करना जरा। और कृष्णदेव राय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर के 1529 तक। ठीक, अगला देखिए, आईने अकबरी का मुख्य विषय क्या है? आईने अकबरी, तो इसमें अकबर का प्रशासन सांख्यिकी रूप से दर्शाया गया है, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और आईने अकबरी जो है ना, अबुल फजल द्वारा लिखा गया है और अकबरनामा का तीसरा और अंतिम भाग है। ठीक है, ये ना अकबरनामा का तीसरा भाग है। किसका? अकबरनामा का। आईने अकबरी लिखा किसके गया था, किसके द्वारा? तो ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं व्हाट्सएप सेशन में, मैंने बताया था अकबरनामा के कितने पार्ट हैं और कौन कौन से हैं, सारा लिखवाया गया है। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसको ना कंप्लीट करवा दूं। ये जो कवि था ना, इसके दरबार में अष्टदिग्गज जो कवि हुआ करते थे, जिसमें एक कवि थे अल्लाह सानी पेद्दना और नंदी थिमन्ना और तेनाली रामकृष्ण, तेनाली रामन के नाम से जिसको जानते हो। तो एक तो लिख लेना पेदन्ना, दादा संयुक्त है पहला। दूसरा लिख लेना नंदी थिमन्ना, नंदी थिमन्ना उनका नाम था। और तीसरा लिख लेना, यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, तीसरा आप लिख लीजिएगा, उनका नाम था रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण। ये तीनों इंपॉर्टेंट थे अष्टदिग्गज में। चलिए 50 हो गया। अब 51 देखिए, 1916 के लखनऊ समझौतों का मुख्य परिणाम क्या था? लखनऊ समझौता 1951, इसका परिणाम क्या निकल के आया था ये बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ये तो पता है, तो यही पूछा जा रहा है, विकल्प भी हो जाएगा। इस समझौता के तहत क्या हुआ कि दोनों दल ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त रूप से संवैधानिक सुधार की मांग रखने पर सहमति व्यक्त किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार कर लिया। और ये ना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास भी माना जाता है इसके लिए।
तो इन दोनों के बीच ही समझौता था। विस्तृत में अगर जानना है तो क्लास वाले सेशन में आइए। जो बच्चे मेगा मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हो जाकर के ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज में इससे अधिक बताना संभव भी नहीं है क्योंकि टेस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य सिफारिश क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, डोमेनियन स्टेटस। और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति हुआ करती थी, उनके द्वारा ही तैयार किया गया था। रिपोर्ट में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की मांग भी की गई। हालांकि इसने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमेनियन स्टेटस की सिफारिश किया था, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के युवा वर्ग जैसे कि जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे ना वहां पर निराश हो गए, नाराज हो गए, जिसकी वजह से डोमेनियन स्टेटस की यहाँ पर मांग की गई थी। अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पीछे गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सीमित राजनीतिक विरोध का प्रदर्शन करना। 1940 में हुआ था, ये चीज पता है। और ये सत्याग्रह जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, इसमें भारत की भागीदारी के खिलाफ हुआ था, जिसके बारे में भारतीयों ने परामर्श नहीं किया था। गांधी जी एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में बाधा नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक सीमित सत्याग्रह का विकल्प चुना, जिसमें चुने हुए व्यक्ति सार्वजनिक रूप से युद्ध के खिलाफ भाषण देते थे और खुद गिरफ्तार होते थे, खुद जाकर के गिरफ्तारी भी दे देते थे, ताकि भारत के विरोध को प्रतीकात्मक रूप से दर्ज किया जा सके। पहले सत्याग्रही इसमें कौन थे? उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ये सारा आपको टिक करना है। तीसरे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, राजस्व का संग्रह हुआ करता था, और वह पूरे राज्य के राजस्व का मुख्य संग्रह नियंत्रक हुआ करता था, बजट तैयार करता था और कुल खर्चा पर नजर भी रखता था। यह पद जो था ना, मौर्य प्रशासन की केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रकृति को दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है मौर्य प्रशासन का। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? आसान सा जवाब है, 1872 में हुई थी, और उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। 1872 लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? 19वीं सदी, इस्लामी सुधारवादी आंदोलन, सर सैयद अहमद बरेलवी। याद आ गया कुछ? क्या उद्देश्य था इसका? इस्लाम को शुद्ध किया जाए और विदेशी प्रभाव को खत्म करना। पटना में इस आंदोलन का गतिविधि का केंद्र बना था, जहां से पूरे भारत के प्रचारक संसाधनों से भेजा जाता था यहीं से। तो ये कहां से बना था इसका केंद्र? बाबा अपना बिहार पटना था। भारत के स्वतंत्र संग्राम में रानी गाइडिनल्यू का संबंध किस क्षेत्र से था? तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अभी रानी के संदर्भ में ऐसा जानकारी आया, तो हाल ही में दरभंगा की महारानी थी, जिनका लगभग 96 या 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जो कामेश्वर महाराज थे दरभंगा पूरे स्टेट के, और उनका डेथ हो गया। मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सरकार से इतना जरूर डिमांड करूंगा कि जिस राजा ने अपनी संपत्ति का लगभग हिस्सा दरभंगा के क्षेत्र के विकास के लिए दिया, और रानी ने जीते जी, अभी हाल की बात करूं, एम्स जैसे क्षेत्र हो गए, दरभंगा एयरपोर्ट जैसा क्षेत्र उन्होंने दिया, जहां पर बड़े बड़े नेता वहां पर उतरेंगे, उनके जमीन में बनाया गया। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है कामेश्वर सिंह महाराज के नाम से। तो इससे ऐसे महाराज की महारानी का डेथ हुआ है, कम से कम कुछ तो इनके लिए बनता था। एक तिरंगा भी उड़ा देते उनको, जो कि अपने राज्य के लिए किया था, जो कि सरकारी चीज के जो भी क्षेत्र थे उसमें अपना योगदान दिया। ना उनको कुछ सलामी दी गई, ना ही उनको एक तिरंगा भी कफन में नसीब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और आप सभी से डिमांड है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महारानी जो कि हमारे बिहार की थी, और एक ऐसी धरोहर थी बिहार की जो कि महारानी के रहते हुए अभी तक जिंदा थी। कुछ लोगों को पता होगा उनके बारे में, कुछ लोगों का नहीं पता होगा। आप जब दरभंगा जाओगे यूनिवर्सिटी वाले रोड से, बहुत लंबा उनका पूरा क्षेत्रफल है। देखिए कैसा विडंबना की बात है यहाँ पर। जैसे ही महारानी का डेथ होता है, कुछ ऐसे वीडियो भी मैंने देखा था। अब वीडियो की सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता है इस बात को लेकर के, लेकिन वीडियो में यह दिखाया जा रहा था कि महारानी के डेथ होते हुए दूसरे तीसरे दिन उसके घर वाले आपस में लड़ जाते हैं संपत्ति के लिए। तो कोई किसी चीज को लेकर के नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो भी दान किया गया उनके द्वारा दान हुआ था। लेकिन एक हिस्ट्री का फैक्ट इसलिए यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, नागालैंड की बात आई थी। तो जब भारत बर्मा म्यांमार का युद्ध हुआ था उस समय, तो उस समय लगभग 80 किलो सोना इनके द्वारा दान में दिया गया था, इसी महारानी के द्वारा।
ये चीज ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट आंसर इसका क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे गांधी जी। विकल्प सी राइट आंसर होगा। डेट था 9 जनवरी, ठीक है, 1915।